हाँ तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पादप पोषण, ये फसल उत्पादन का सेकंड पार्ट है। पादप पोषण यानी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो कुल मिलाकर पौधे को वर्तमान में 17 न्यूट्रिएंट्स तो मुख्यतः आवश्यक होते हैं, इसके अतिरिक्त लेकिन 17 मेन हैं, जिनमें से हम लोग पौधे को उपयोगिता के आधार पर इन पोषक तत्वों को वर्गीकृत करेंगे। अर्थात पौधा सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करता है उसे प्राथमिक कहेंगे, प्राथमिक से कुछ कम उपयोग करेगा उनको द्वितीय कहेंगे, और उनसे भी कुछ कम यूज करेगा उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। तो कौन कौन से प्राथमिक में आएंगे, कौन कौन से द्वितीय में आएंगे, कौन कौन से सूक्ष्म में आएंगे, यहाँ हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को फिर से रिपीट करें कि आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण बताना है। तो इसका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पौधों की उपयोगिता के आधार पर क्या है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण करो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें समझ लेते हैं। तो उत्तर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व का मतलब ये होता है कि इनके बिना पौधे का जीवन चक्र नहीं चलेगा। ये पौधे को पहले नंबर पे चाहिए। पहले नंबर को क्या बोलेंगे, प्राथमिक। जैसे हम लोग कक्षा 5 का स्कूल नहीं होगा तो क्या मिडिल स्कूल में जा सकते हैं, नहीं। तो प्राथमिक शाला वही होती है। तो प्राथमिक बहुत ज़रूरी है। तो प्राथमिक में हमारे पास जाते हैं तो हमारा पहला पोषक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटास। ऐसे भी रख सकते हैं याद कि फसल देने के लिए सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं, यूरिया ले जाते हैं। यूरिया के बराबर और किसी को ले जाते हैं, नहीं ले जाते। तो प्राथमिक वही है हमारे सामने। ठीक है, तो ये हुआ। डीएपी ले जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो ये कट्टे के कट्टे अपन खेत में ले जाते हैं, बाकी और को कहाँ ले जाते हैं, कम ले जाते हैं। दूसरा पोटास हमारी मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद है, भारतीय मिट्टी में ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती नहीं है, लेकिन पौधे को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे सामने 3 पोषक तत्व हमारे प्राथमिक मैक्रो माने जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 पोषक तत्वों को प्राथमिक पोषक तत्व मानते हैं। अब इनसे कुछ कम प्रयोग करेंगे, है ना, या पौधे इनकी तुलना में इन्हें कम उपयोग में लेते हैं तो उन्हें द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। ये दूसरे नंबर पर आते हैं। तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। इन पोषक तत्वों को इसके बाद नंबर आता है। तो पहले ये उपयोग करेगा, फिर दूसरी बात ये उपयोग करेगा। तीसरा हमारे सामने आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इनकी तुलना में ये कम उपयोग करता है पौधा, इनकी तुलना में इन्हें और कम प्रयोग करता है। वो कौन से तत्व हैं, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, क्लोरीन है, जिंक है, और भी अदर, है ना, क्या है, और भी अदर्स भी हैं इसके साथ में। तो कुल मिला के टोटल वर्तमान हमें 17 पोषक तत्व पौधे को असेंटियल आवश्यक हैं। क्या हैं, आवश्यक हैं। इस पोषक तत्वों को हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक ऐसे ही याद रखने का एक तरीका और बताएं। हम गए बाज़ार और क्या लेके आए, आलू 1 किलो। तो क्या लाए, आलू, और आलू लाए तो ये हो गए हमारे, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर पे आलू मान लिया इसको। क्या मान लिया हमने, आलू लेके आए तो ये आलू हो गए, यानी पहले आलू चाहिए। फिर हमारे सामने दूसरे नंबर पे आलू के बाद क्या चाहिए, प्याज चाहिए, है ना, हरी मिर्ची चाहिए, लहसुन चाहिए। तो ये हो गया दूसरे नंबर पे। तो आलू 1 किलो हैं तो जो कितने लगेंगे, 100 ग्राम, 200 ग्राम। ठीक है, तो फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हल्दी हींग कितनी डलेगी, सूक्ष्म मात्रा में। तो आलू नहीं होंगे तो क्या ये काम करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। तो आलू होना बहुत ज़रूरी है, यानी पहले आलू हो, आलू के बाद लहसुन प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व तो हल्दी है तो थोड़े थोड़े मात्रा में डाले जाते हैं। तो जब तीनों सब चीज़ें मिल जाती हैं तो ही सब्जी बनती है। यदि मान लो हल्दी भले हमें स्वाद नहीं देती, लेकिन नहीं डाली जाए तो सब्जी का कलर खराब हो जाएगा। मान लेते हैं कि आलू बहुत बड़ा है लेकिन नमक ना हो तो पूरी सब्जी ही खराब हो गई। तो अपनी अपनी वैल्यू सब जगह है। मान लेते हैं पूरी सब्जी बनाई लेकिन मिर्ची नहीं है उसके अंदर, तो भी खराब है। तो सभी का योग जरूरी है, किंतु मात्रा में देखें तो ये किलो में 1 किलो थे, तो ये 200 ग्राम थे, तो ये पूरे मिला करके 50 ग्राम थे। तो ऐसे मिला करके हम ये बात कह सकते हैं, एक समझने का तरीका था कि ये प्राथमिक हुए, फिर ये द्वितीय हुए, फिर ये तृतीय हुए। पौधा इनके बिना नहीं चल सकता, इनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र यानी फ्लावरिंग से बीज बनाने की घटना पूरी नहीं कर पाएगा, इसलिए इनका होना आवश्यक है। उसके बाद इनका है, उसके बाद इनका है। इस प्रकार से ये हुए। तो अब हमारा अगला प्रश्न क्या आ गया
कि मृदा में पोषक तत्वों की हानि किस प्रकार होती है। यानी हमने देखा कि 17 पोषक तत्व किसके अंदर थे, मिट्टी के अंदर थे, लेकिन लगातार हम लोग फसल लेते रहें तो क्या पोषक तत्वों की हानि होगी या नहीं होगी, होगी। तो वो कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा, तो उन लॉस वाले साधनों का पता कर लेते हैं, फिर चार्ज वालों का पता कर लेंगे। सही है ना। तो चार्ज का भी हो जाएगा, कौन कौन से साधनों द्वारा पोषक तत्व पहुंच सकते हैं, तो ये पता कर लें पहले कि किन किन साधनों से कमी पोषक तत्वों की आती है। तो देखो ज़रा, है ना। तो ये है निछालन की विधि, कि ये सबसे पहले वाली निछालन या लीचिंग। ये क्या होता है, जब हम देखते हैं कि ये पानी भर गया खेत में और इसमें कोई पौधा खड़ा हुआ है और उसकी जो जड़ें यहाँ तक थी, ये लो ऐसा पौधा खड़ा है, ये अच्छे से देखो, तो ये पौधा है और इसकी नाइट्रोजन जो है कहाँ आ गई, यहाँ तक आ गई, जबकि जड़ें कहाँ तक थी, यहीं तक थी। पोषक तत्व तो नाइट्रोजन है, पोटास है, कैल्शियम है, ये यहाँ आ गए, क्या आ गए, यहाँ आ गए। तो जड़ यहाँ रह गई, पोषक तत्व तो यहाँ हो गए, तो इनके बीच की दूरी बढ़ गई, अर्थात ये पानी से यहाँ तक आ गए। तो निछालन ये होता है। तो पानी के साथ पोषक तत्व तो कहाँ जाएंगे, जड़ क्षेत्र से ज़्यादा नीचे आ जाएंगे। इस क्रिया को निछालन या लीचिंग कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया हुई लीचिंग की, अर्थात पोषक तत्व पानी भरा होने के कारण ये कहाँ चले जाते हैं, नीचे। यही बात आपको मैंने जल निकास में भी बताई। इस प्रकार से यदि ये निछालन से नीचे चले जाएंगे तो क्या मृदा में पोषक तत्वों की कमी होगी या नहीं होगी, होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज के लिए, कि गहरी जुताई करके मिट्टी को पलटवा देंगे, तो नीचे की ज़मीन कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो अपन लोग मोल्ड प्लाऊ, गर्मियों में प्लाऊ लगवा देंगे। ठीक है। अब आता है मृदा कटाव यानी सॉइल इरोजन। मृदा कटाव का मतलब होता है कि जब बरसात के दिनों में ज़्यादा पानी भर गया है तो तेज़ी से पानी बहा करके ऊपर की मिट्टी को ले जाएगा, उसमें जो खाद और पोषक तत्व थे वो चले गए, रेत खेत में रह गई, तो पोषक तत्व हमारे जो उपयोगी थे पौधे के लिए वो सारे चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि पोषक तत्वों की हानि किस में हुई, खेत में। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, खाद या उर्वरक डालना पड़ेंगे। इसलिए ये मृदा कटाव है। बाकी डिटेल्स इनकी काय में लिखी हुई है, नोट्स में लिखी हुई है। अब आता है खरपतवारों द्वारा। ये हम देखते हैं कि फसल के साथ साथ में कुछ अनावश्यक पौधे भी उगे आते हैं, जैसे कि गेहूं के साथ बथुआ हो गया है। तो हम देखेंगे कि गेहूं तो पोषक तत्व तो ले ही रहा है, किंतु क्या हो गया है कि बथुआ भी पोषक तत्व तो ले रहा है, जबकि बथुआ होना नहीं चाहिए। तो फसल के साथ साथ में खरपतवार भी मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी के अंदर पोषक तत्व क्या होते हैं, लॉस होते हैं। अब आता है दूसरा फसलों से। तो फसलें भी तो हर साल उगाएंगे और अपन फसल के बाद अपन लोग रिचार्ज ना करें तो लगातार फसल उगाने से भी मृदा में पोषक तत्वों का लॉस होता रहे। अब अगला आता है गैसों के रूप में। जब कभी कभी क्या होता है, मिट्टी के अंदर जब पानी भर जाए तो जो बैक्टीरिया होते हैं वह नाइट्रोजन फिक्सन के जगह क्या कर देंगे, डिनाइट्रिफिकेशन, क्या करने लगेंगे, नाइट्रिफिकेशन के जगह डिनाइट्रिफिकेशन करके और नाइट्रोजन को क्रिया में बदल करके और अमोनिया गैस में बदल देते हैं। क्रिया करके क्या कर देंगे, अमोनिया गैस में बदल देंगे। तो हम देखते हैं कि पानी भरा एक खेत है और इसमें से पानी, ये पानी भरा हुआ है, तो पानी में से बुलबुले नज़र आते हैं निकलते हुए। क्या आते हैं, बुलबुले। तो वो क्या है, गैस। क्या निकल रही है, गैस। इसमें नाइट्रोजन जो थी वह पानी से क्रिया करके काय में चेंज हो गई, NH2 में चेंज हो गई। इसे अमोनिया गैस बुलबुले के रूप में बाहर वायुमंडल में गैस के रूप में निकल जाती है। किस रूप में निकल जाएगी, गैस के रूप में निकल जाएगी। इस प्रकार गैसों से भी क्या होती है, हानि होती है। और पूरी जो डिटेल है वह नोट्स में लिखी हुई है। इस प्रकार से ये प्रश्न अपना पूरा हुआ। तो अब हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है, वो कौन सा, ज़रा देखें कि मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता कराने के स्रोत कौन से हैं। अभी हमने ये प्रश्न पढ़ा था कि मिट्टी में पोषक तत्व कम कैसे होते हैं। यदि कम होते हैं तो हमारा कर्तव्य यह है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करें, चार्ज करें, दोबारा से क्या करें, चार्ज करें। तो देखो इसके लिए क्या है, तो उर्वरकों की डाल करके, उर्वरकों को यानी ये फैक्ट्री से लाए हुआ मटेरियल होता है, जैसे कि यूरिया,
है ना, फैक्ट्री से लाया हुआ मटेरियल जैसे यूरिया, ये क्या है, उर्वरक है ना। तो उर्वरकों को हम लोग तभी डालते हैं जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, तो इसे तुरंत फसल पर दे करके अपन पोषक तत्वों की पूर्ति करके और क्या कर सकते हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं। अब आता है खाद। खाद क्या होता है, जब हमारी गाय भैंस जो बंधी होती हैं उनसे जो गोबर और उनकी जो बिछावन होती है उसको एक गड्ढे में डाल देते हैं। जब वो सड़ जाता है अच्छी तरह से, तो सड़ने के बाद हम जब खेत में डालेंगे तो यह मुख्य रूप से सबसे बेहतरीन खाद माना जाता है गोबर की खाद। क्या होती है, गोबर की खाद। क्यों मुख्य रूप से अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब भूसा था वो पेड़ का भाग था और भूसा को हमने किस में डाल दिया, किस में डाल दिया, गोबर बनाने वाली मशीन में, है ना। देखिए ना गोबर बनाने वाली मशीन, तो ठीक है, तो गोबर बनाने वाली मशीन यानी गाय या भैंस ने उसको गोबर में बदल दिया। उस गोबर को हम लोग खेत में डालेंगे तो जो पौधे का ही मटेरियल था पौधे को ही मिलेगा, तो पूर्ण पोषक तत्व का काम करेगा। तो ये मेन है, इसमें पौधे के लिए सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें एक या दो ही होते हैं। अब आता है अगला हरी खाद। जब पौधे को हम लोग एक खेत में फूलवारी अवस्था में मिला देते हैं तो हरी खाद कहलाता है। हरी खाद ही क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है, जब इसको अपन लोग खेत में उगा करके और जब फूल वाली अवस्था पे आ जाए, जैसे ढेंचा है, सनई है, इनको हम लोग जब फ्लावरिंग स्टेज पर ट्रैक्टर के द्वारा किस में मिला देंगे, खेत में, तो ये हरी अवस्था में ही उपयोग आ जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने ये लगाया कि भाई अभी भूसा करेंगे, फिर भैंस को खिलाएंगे, फिर गोबर डालेंगे, फिर 1 साल सड़ेगा, तो 2-3 साल में आ पाएगा। कहाँ, खेत में। इतना ये सोचा कि बढ़िया से यहीं अपन लोग उगा देते हैं, यहीं ट्रैक्टर चला दिया तो अगले महीने अपन लोग क्या कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं। इसका मतलब ये निकला कि तुरंत काम होता है, तो इसे बोलते हैं हरी खाद। इसमें क्या है, दलहनी फसलों को इस तरह से बोते हैं कि इसकी जड़ें गहराई तक जाएं, तो नीचे से वायुमंडल की जो नाइट्रोजन स्टोर की थी वो किस में आ गई, पेड़ में, और पेड़ को अपन लोग किस में मिला देंगे, खेत में, तो वह ऊपरी सतह पर सभी पोषक तत्व आ जाएंगे और मिट्टी कैसी हो जाएगी, भुरभुरी और पोषक तत्व युक्त हो जाएगी। अब आता है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद क्या है, किसी फार्म पर हम लोग पेड़ पौधों के पत्ते, कुछ मिट्टी, कुछ गोबर एक टैंक में भर देंगे। किस में भर देंगे, एक टैंक बना लेंगे, बढ़िया शानदार, टंकी बोल सकते हैं, टाँका बोल सकते हैं इसको, तो टाँका में भर देंगे और उसमें पानी वानी डाल देते हैं, जिससे वो सड़ जाता है कुछ दिन में, इसलिए इसका नाम कंपोस्ट है। तो उसमें पेड़ की पत्तियां हैं, गोबर है, मिट्टी है, खरपतवार है, वो सब एक टंकी में डाल दिए, कुछ समय बाद वो सड़ जाएगा, अर्थात वह डिकम्पोजिट हो जाएगा, तब हम इसे क्या बोलेंगे, कंपोस्ट खाद कहते हैं। अगला है हमारे सामने जैविक खाद। जैविक खाद को हम लोग बायो फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं, तो जैविक खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें अपन लोग धान में बीजीए का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बीजी है, एजोला है ना, ये धान में ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं, धान में हरी हरी चोई पड़ जाती है, वह भी एक खाद का काम करती है और मिट्टी को क्या करती है, चार्ज करती है। दूसरा आता है केंचुआ खाद। यदि एक टंकी में हम क्या करें, पौधों के वनस्पति भाग डाल देते हैं और उनको केंचुए के द्वारा किस में करवा देते हैं, डिकम्पोजिट, अर्थात केंचुए उसको खा जाते हैं और चाय पत्ती जैसा मटेरियल बन जाता है, तो बहुत शानदार मटेरियल होता है और इसको यदि हम लोग किस में डालेंगे, खेत में, तो बहुत अच्छी फसल होती है, इसलिए इसे केंचुआ खाद भी कहते हैं। बर्मी कंपोस्ट, तो बर्मी कंपोस्ट ही एक शानदार खाद होता है, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को चार्ज कर सकते हैं। अगला आता है मुर्गीशाला की खाद, यानी जहाँ मुर्गी पल रही हैं, तो मुर्गी जो पलती हैं उनकी जो बीट यानी उनकी छेर से हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, तो सारी छेर या उनका जो बिछा हुआ भाग, वनस्पति भाग, डीप लिटर्स, उसको हम लोग क्या करेंगे, खेत में डाल देंगे, तो वो भी एक खाद का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त मृदा शोधक भी होते हैं। क्या होते हैं, मृदा शोधक भी होते हैं। क्या होते हैं, मृदा शोधक भी होते हैं। मृदा शोधक, तो मृदा शोधक क्या होते हैं, तो मृदा शोधक क्या होते हैं कि मिट्टी को संशोधन करने के लिए हम लोग सीरा वगैरह या और अदर मटेरियल डाल सकते हैं, तो वो मृदा शोधक कहलाते हैं, मिट्टी को सुधारने वाले चीज़।
क्या डाल सकते हैं, चूना डाल सकते हैं, सीरा डाल सकते हैं, ये मृदा सुधारक होते हैं। इनका भी प्रयोग काय में करते हैं, मिट्टी के पोषक तत्व तो बढ़ाने में करते हैं। तो मैंने आपको करीबन 8 पॉइंट बता दिए हैं, इतनी भी ज़रूरत नहीं है, कुछ कम में काम चले। इनके आगे की डिटेल मैंने बता दी पूरी, ये हेडिंग है पूरी, और बाकी पूरी नोट्स में लिखी हुई है। नो टेंशन, नोट्स आपके हाथ में है ही, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सामने क्या हो गए, ये 8 पॉइंट सामने आ गए। फिर से मैं रिपीट करा रहा हूँ, आप मेरे साथ देखते रहिए क्या होगा, ज़रा देखें। पहले उर्वरक होता है, जो वही होता है जो कट्टों में आता है, फैक्ट्रियों से हम लाते हैं, सोसाइटी से लाते हैं, वही होता है। ये दूसरा वो वाला है जिसे गाँव में ग्वार बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं, घूरो ग्वार, है ना, वो होता है। फार्म पर FYM भी बोल सकते हैं इसको। हरी खाद के लिए हम लोग कुछ फसलें, ढेंचा, जैसे क्या ढेंचा है, सेंजी है ना, इनको हम खेत में बो देते हैं। ये दलहनी फसल हो अक्सर तो बहुत अच्छा है। जब ये फूल वाली अवस्था पे आते हैं तो ट्रैक्टर चला के इसे खेत की ऊपरी सतह पर मिला देते हैं और सड़ जाता है, तो बहुत अच्छी खाद बन जाती है। कुछ कंपोस्ट फार्म क्या होता है, कंपोस्ट खाद, जब एक टंकियों में बहुत सारा वनस्पति भाग फार्म पर इकट्ठा करते रहते हैं और उसको हम सड़ा लेते हैं, तो उसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। जैविक खाद आपको बताई दी है, एजोला है ना, और एजोला है, बीजी है, केंचुआ खाद आ गया, है ना, केंचुआ खाद है, मुर्गी खाद आ गया, मृदा शोधक आ गए, और उसके बाद हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र भी होते हैं, जैविक उर्वरक, जैसे हम राइजोबियम कल्चर आदि का भी प्रयोग करते हैं।